से। चलो अपन लिखते जाते हैं ना, आप बोलते जाना। इसमें क्या क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। आप लिखो लिखो, मैं देख रहा हूं आप क्या क्या लिख रहे हो। इसमें इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट जो होती है हमारी लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट ले लेती है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट एंड डिविडेंड आता है। फिर क्या आता है? फीस आती है। फिर लाइसेंस फीस आती है। फीस आती है। फिर क्या आता है? लाइसेंस फीस आती है। अच्छा, लाइसेंस फीस के बाद और क्या आता है इसमें? पेनल्टीज एंड फाइन्स आते हैं। पेनल्टीज एंड फाइन्स आते हैं। पेनल्टीज एंड फाइन्स के बाद क्या आता है इसमें? एस शीट्स आते हैं। एस शीट्स के बाद क्या आता है? गिफ्ट एंड ग्रांट आते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट के बाद क्या आता है? बेसिकली स्पेशल असेसमेंट आता है। और क्या आता है? फोरफीचर आता है। अब आप बताओ, इनमें से आपको कौन सा नहीं समझता है? बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है। इनमें से कौन सा वाला आपको बिल्कुल नहीं समझता है? बताओ, इन सब में से आपको कौन सा नहीं समझ आता है? आप बोलो। आपको इंटरेस्ट का मतलब पता है, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस। देखो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं। वो तो ज्वाइन हो गया ना, आ तो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। इतने सोर्सेस से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, मतलब साल भर का देश का खर्चा चलाने के लिए पैसा इतनी जगहों से आता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हर चीज के अपने मायने हैं, तुम लोग समझ लो, टेक्निकल वाले समझा देता हूं। एस शीट का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ डेड पर्सन जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, विथ नो फैमिली, गोज टू गवर्नमेंट। अगर कोई मर जाता है, उसका परिवार नहीं है, वो अनाथ है मान लो, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाती है? गवर्नमेंट को। इसको एस शीट बोलते हैं। गिफ्ट एंड ग्रांट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के नाम से अलग अलग देशों से गिफ्ट मिलते रहते हैं। जैसे अभी सऊदी अरेबिया ने क्या किया, कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे ऑक्सीजन टैंकर भिजवाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा तो फायदा ही किया ना, तो ये भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट हो जाएगा। देन स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि आस पास कोई गवर्नमेंट वर्क चल रहा है, तो आपसे क्या होता है, गवर्नमेंट एक स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स दे देती है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की ऐसे तो कोई कीमत थी नहीं, इसकी कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि आसपास गवर्नमेंट वर्क चल रहा है, तो उसका टैक्स हमको पे करो। अब आप बताओ, आपको एस शीट, गिफ्ट एंड ग्रांट और स्पेशल असेसमेंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अनुष्का, तुम्हारे समझ में आया? फिर फोरफीचर मतलब क्या होता है? फोरफीचर मतलब जब्ती होता है। इसका बहुत आसान एग्जांपल यार समझ लो। अब तुम बिना लाइसेंस के जा रहे हो, विदाउट लाइसेंस जा रहे हो, तुम्हारी बाइक को जब्त कर दिए कि चालान पटाना, बाइक ले जाना। अब तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है, तो एक टाइम तक बाइक पड़ी रहेगी, फिर इसको सेल कर देगी पुलिस वाले या ट्रैफिक वाले, तो जो पैसा आएगा सरकारी खजाने में जाएगा। एक टाइम तक देखा जाएगा आपकी बाइक जब्त होकर आरटीओ में पड़ी रहेगी। आप लेने ही नहीं आए ना, तो फिर क्या होता है, आपको पहले नोटिस भेजते हैं, फाइन ना पे करोगे तो आपकी हम प्रॉपर्टी बेच देंगे, बाइक बेच देंगे। जब्ती तो हो ही चुकी है, तो जो पैसा आएगा वो सरकार के खजाने में चला जाएगा। ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट एंड डिविडेंड का क्या मतलब है? बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां चलती हैं, जैसे बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो उससे होने वाला जो फायदा या प्रॉफिट है वो भी तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। सिमिलरली जैसे रेलवे, रेलवे तो भाई इतनी ज्यादा कमाई करती है, आधी इकोनॉमी को तो रेलवे ही संभाला हुआ है, इसका भी जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और कोई पॉइंट जो ना समझ आए हो आपको बता दो मेरे को,
कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आया हो? नो एंट्री में वो करके उठा के ले जाते हैं, पेनल्टी भरवाना होता है, तो ये पेनल्टी एंड फाइन में आ जाता है। और अगर आप नहीं चुका पाए ना पेनल्टी, तो पूरा उठा के बेच देंगे आपकी गाड़ी वाड़ी को, तो फोर फीचर में आ जाएगा। ठीक है, होता है, बहुत सारे फोर फीचर होते हैं। आप कभी चले जाना आरटीओ के ऑफिस में, मेरे को ज्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, मेरे को एक स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। मेरे घर के बस स्टैंड बन रहा है, तो मेरी प्रॉपर्टी की जैसे अभी कीमत 35 लाख है, तो बस स्टैंड बनने के बाद ये करीबन 5 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। गवर्नमेंट बोलती है कि जब साल में हम आपसे प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट देंगे आपसे। क्यों? क्योंकि हमारा बस स्टैंड बन रहा है, करके आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। इसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपने पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ ली। ये मैं ना एक्सप्लेनेशन मिटा दे रहा हूँ, फोटो तो खींचनी है तो खींच लो, कल नोट्स मिल जाएगा, सेम ऐसे ही रहेगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, ये ना इसको मिटा दूं मैं? फिर आगे मैं क्या थोड़ा आगे समझाऊं आपको? अब आपको मैंने पूरा रेवेन्यू रिसिप्ट समझा दी है, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कोई बच्चा आपसे समझना चाहे तो आप समझा पाओ, देख भाई हमारे देश में गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट ये सब होती है। क्या आप दूसरों को समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, ये बताओ, अगर आपको समझाना पड़े तो। हाँ या ना, बोलो। ओके, अब हम आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। यार रिसिप्ट तो कर दिए ना, अब जो पैसा आया है उसे क्या करना है, खर्चे भी करने हैं। तो अब हम जरा बात कर देते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं इसकी हम बात कर देते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, ऐसे खर्चे जो साल भर होने हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, जो एक आध बार का नहीं है, ये चलता ही रहेगा, जिसको करते ही रहना है, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आपको इसमें दो बात याद रखनी है कभी भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर will not create any asset for government। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो साल भर देश को चलाने के काम आता है। इससे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती इस पैसे से। सपोज करो टैक्स से जो पैसा आया, अगर सरकार ने उसे इंग्लैंड में एक जमीन खरीद ली, तो बाकी देश के खर्चे कौन पूरे करेगा? तो जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हो, तो सरकारें इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट कर सकती, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। दूसरा, इससे कोई लोन नहीं चुका सकते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल नॉट डिक्रीज लाइबिलिटी। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, ना एसेट पे कोई फर्क आएगा ना लाइबिलिटी पे भी कोई फर्क आएगा रेवेन्यू बजट से। आपके सिर के ऊपर से मेरी बात गई कि समझ आ गई? आपके सिर के ऊपर से मेरी बात गई कि क्लियर हो गई, ये बताओ। आ गई? तो आप याद रखना, जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, ना कोई एसेट बनेगी ना कोई लाइबिलिटी बनेगी। अब आप बोलोगे इसका सर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से ध्यान रहे। पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी, रेवेन्यू रिसिप्ट इतने सोर्सेज से होती है, उसी में से पे करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल हो गया पेमेंट ऑफ सैलरी। उसके बाद पेंशन इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद अलग अलग लोन्स जो होते हैं, उस पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज, वो तो हर महीने देना ही है गवर्नमेंट को, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। पूरा लोन नहीं पे कर रहे, लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। देश को चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग खर्चे करने होते हैं। डिफेंस होता है हमारे देश का, डिफेंस सर्विसेज होती है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज होती हैं,
अब इन पे आप बच नहीं सकते, इन पे तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव में सब आ जाता है इसमें ना बेटा, लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, मतलब पुलिस वालों की पेमेंट, जजेस की पेमेंट, इसमें आपका एजुकेशन आ जाता है। तो ये ऐसे खर्चे यार जो करना ही है, इसका कुछ कर नहीं सकते आप, ये लगातार होंगे। ये एग्जाम्पल देख लो। तो जब आप ये खर्चे करते हो तो डेली नेचर के खर्चे हैं। अब इसमें ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है ना कोई लायबिलिटी पे हो रही है। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब आप पूरे लोन को उठा के फुल पे कर देते हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इससे आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप लोन पे केवल इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट एक स्मॉलर अमाउंट होता है जो रेगुलर बेसिस पर दिया जाता है, और ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। और क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसका इफेक्ट जो है आपकी लायबिलिटी पे नहीं पड़ता। आपका लोन तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, आप तो सिर्फ लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये भूलना मत, पूरा लोन चुका देना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी खत्म हो जाती है। लोन पे इंटरेस्ट देते रहना रेगुलर नेचर का काम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे लायबिलिटी जैसी है वैसी रहेगी। अब आप बताओ, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आया कि नहीं आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो रेवेन्यू रिसिप्ट से किए जाते हैं, इससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आता, ये रेगुलर नेचर के होते हैं। हमारे देश में जो खर्चे सरकार कर रही है, जैसे सैलरी देना, पेंशन देना, लोन पे इंटरेस्ट देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। आपको लगे तो आप इसकी फोटो खींच लो बेटा, आपको लगे तो इसकी फोटो खींच लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड की फोटो खींच लो इसकी। और कोई तकलीफ हो तो मेरे को बताना। आप यस सर बोलोगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा। गुड। तो हमारा यहाँ पे बेटा रेवेन्यू बजट हो गया खत्म, हमारा यहाँ पे रेवेन्यू बजट हो गया खत्म। एक मिनट सर, जब गवर्नमेंट अपनी जमीन देती है, लाइक जहां अपनी प्रॉपर्टी है वहां पे गवर्नमेंट रेलवे या कुछ भी बना रही है, तो उसमें वो पैसे तो देगी बट इंटरेस्ट भी देगी, इंटरेस्ट के कंपनसेशन देती है। अगर हमको हमारी जमीन से हटने कहा जाए और गवर्नमेंट का कोई वर्क चालू होगा तो गवर्नमेंट हमें उस पर कंपनसेशन देगी, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है, याद रखना। हरजाना देते, हरजाना, ठीक है। तो ये ना रेवेन्यू बजट आपने पढ़ लिया। अब आपको ना कैपिटल बजट में पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना, बिना कंफ्यूजन के समझना। हेडिंग लिखेंगे अपन कैपिटल बजट, मीनिंग लिखेंगे अ पार्ट ऑफ बजट which contains estimate of capital receipt, estimate of capital receipt and capital expenditure, and results in increase oblique decrease in asset oblique liability। सीखो भैया इस चीज को। बजट का वो पार्ट जिसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल की रिसिप्ट और बड़े लेवल के एक्सपेंडिचर होते हैं, जिससे आपकी एसेट और लायबिलिटी पे असर आना शुरू हो जाता है, उसे कैपिटल बजट कहते हैं। आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई क्या? हाँ या ना ये बता दो। आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई कि नहीं आई? अब हम इसकी भी कैटेगरी बनाएंगे। पहले तो एक चीज ब्रैकेट में लिख देते ताकि हमको ध्यान रहे। इट इज वन टाइम एक्टिविटी, ये एक बार की जाती है, नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर, इसको साल भर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, एक आध बार की गई एक्टिविटी होती है, ये कंटिन्यूअस नेचर की नहीं है।
तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट को, हमारे देश की गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट कहां कहां से होती है। आपको समझ आएगा तो आप बताना कि सर हमको आ गया। कैपिटल रिसिप्ट कहां से हो रही है? सबसे पहला सोर्स मैं आपको बताता हूं, बोरोइंग। उधारी से सरकारों को पैसा मिलता है। ये उधारी किससे दी जा सकती है? जनरल पब्लिक से, हम लोग से दी जा सकती है। ये उधारी आरबीआई से दी जा सकती है। ये उधारी फॉरेन गवर्नमेंट से दी जा सकती है। ठीक है, ये उधारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से दी जा सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से दी जा सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बोरोइंग करती है सरकारें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, याद रखना। अब एक बात बताओ, जब ये बोरोइंग की गई तो माना ये कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आया, पर इससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी कि घटी? गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हुई। जब गवर्नमेंट ने लोन लिया तो पैसा तो आया गवर्नमेंट के पास, पर लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो हम पढ़ते हैं कि कभी भी जब कैपिटल बजट में रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर होता है तो एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क आता ही आता है, याद रखना। दूसरा, और कहां से पैसा मिलता है कैपिटल रिसिप्ट? तो ये आता है रिकवरी ऑफ लोन से। ये पैसा आता है रिकवरी ऑफ लोन से। आपको मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट में एक बात बताई थी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है। लोन पे जो इंटरेस्ट आ रहा होता है वो रेगुलर नेचर का होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन मान लो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा लोन वापस कर दिया, रीपे कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो लोन रिकवर हो गया ना, पूरा पैसा आ गया, पूरा लोन रिकवर हो गया। तो यहां से भी देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, जो लोन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था पूरा लोन का पैसा इनके पास वापस आ गया है। तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं? अब लायबिलिटी की आप बात करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, किसकी लायबिलिटी कम हुई? स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई यहाँ पे, है ना। आपको दो सोर्सेस समझ आए कि नहीं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन उठाती है, वहां से उनको पैसा मिलता है। दूसरा, वो क्या करती है, जहां जहां लोन बांटी हुई थी पूरा लोन का पैसा रिकवर कर देती है। क्लैरिटी है? तीसरी चीज, अदर सोर्सेस भी हैं जहां से कैपिटल रिसिप्ट होती है। इसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट। यहां से भी गवर्नमेंट को बहुत पैसा आता है। जब भी गवर्नमेंट के खर्चे नहीं पूरे हो रहे होते और उनको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट बिजनेसमैन। भाई देखो, शेयर जब खरीदे जाते हैं तो आप पैसा लगाते हो, और जब शेयर बेचे जाते हैं तो आपके हाथ में पैसा रिसीव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, LIC पे फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है। LIC का अभी टोटल शेयर जो है, जो गवर्नमेंट ने उसमें लगाया हुआ है, वो 2 लाख करोड़ है। 2 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है LIC में। अब गवर्नमेंट अभी एक प्रपोज कर रही है कि वो 50,000 करोड़ के शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देगी, क्योंकि LIC अभी थोड़ा नुकसान में जा रही है और इसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। तो बोलती है हमने 2 लाख करोड़ के शेयर तो लगाए हुए हैं, अब इसमें से हम 50,000 करोड़ के शेयर क्या कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच देंगे, ताकि पैसा आए तो हम LIC के खर्चे पूरे कर सकें। तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं। जब गवर्नमेंट ने पैसा लगाया था तो इन्वेस्टमेंट था, अब वो अपने शेयर उठा के प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दे रही है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, इससे गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हो रहा है। आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझ आया कि नहीं आया, आप ये बताओ।
आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझ आया कि नहीं आया? आ गया। और कहां से आता है बेसिकली गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट का पैसा? तो ये स्मॉल सेविंग्स से आता है। जैसे बैंकों में जो पैसा जमा करते हो बेटा, वो तो बैंकिंग सिस्टम में चला जाता है, पर कई बार क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके कंट्रोल में आते हैं पोस्ट ऑफिसेस। इन पोस्ट ऑफिसेस में वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाते हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, और पब्लिक को एंकरेज करते हैं कि है ना लंबे समय के लिए यहाँ पैसा जमा कर दें, ठीक है। और एग्जांपल चाहिए, आप लोगों ने सुना है कि नहीं बताना, सुकन्या योजना। अब इसमें क्या है, जैसे सुकन्या योजना का एग्जांपल दूं, मैंने भी अपनी बिटिया का कराया है। इसमें ना हमको पोस्ट ऑफिस में जाके 1000 रुपए जमा करने महीना, गवर्नमेंट हमसे ये छोटी छोटी सेविंग अभी दे रही है। अब इसमें स्कीम ये है कि जब मेरी बेटी 18 ईयर्स की हो जाएगी, तो ये सारा पैसा जो है मनी, जो मैं 1000 रुपए भी सरकार का जमा कर रहा हूं, उसमें सरकार अपना भी पैसा मिलाएगी, इंटरेस्ट मिलाएगी और मुझे रीपे करेगी। तो अभी जो ये पैसा दे रही है गवर्नमेंट, एक लाइबिलिटी की तरह दे रही है, वो हमसे उधारी ही दे रही है, बोल रही है अभी हम अपना काम निपटा दे रहे हैं, आपकी बेटी जब 18 साल की होगी तो हम ये पैसा आपको विथ इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जा रही है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिसेस में जो इन स्कीम्स में पैसा देती है, ये लाइबिलिटी है, इसको एक टाइम के बाद वापस भी करना है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई, ये बता दो आप, आपको ये समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, आपको ये क्लियर है कि नहीं? इसमें एसेट नहीं कम होगा, इसमें लाइबिलिटी बढ़ेगी। सरकार हमसे पैसा दे दी ना, अब उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई उसकी, एसेट की तो कोई बात ही नहीं आई। सुकन सुकान नहीं बेटा, सुकन्या योजना चलती है गवर्नमेंट। तो ना इतने सोर्स है कैपिटल रिसिप्ट के। आप बताओ, आपको ये सोर्स समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कैपिटल रिसिप्ट के सोर्स समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोरोइंग से पैसा आता है, लोन रिकवरी से आता है, शेयर बेचने से आता है, छोटी छोटी सेविंग से आता है, इतनी जगहों से आता है। तो अब ये आया है रिसिप्ट, जिसको खर्चा भी करेंगे यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे। जब याद रखना, कभी भी आप कैपिटल सोर्स का एसेट लायबिलिटी बताऊं, आप जब बोरोइंग करते हो ना, तो इससे क्या होता है पता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। आप जब बोरोइंग करते हो तो इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपकी लोन रिकवरी होती है ना गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है। ठीक, नहीं मैं कभी नहीं किया बेटा, मेरा भाई करता है, मैं नहीं करता। जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो इससे हमारी एसेट रिड्यूस होती है, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी और शेयर बेच दे रहे हैं पैसा लाने के लिए। और जब हम स्मॉल सेविंग एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की। चलो बोलो, ट्रीटमेंट समझ आ गया कि नहीं? भाई गवर्नमेंट ने लोन लिया, स्वाभाविक सी बात है लायबिलिटी इंक्रीज हुई। जब लोन रिकवरी हुई, स्टेट गवर्नमेंट्स की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अदर सोर्सेस में आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, आपकी एसेट घट रही है। आप जब स्मॉल सेविंग एक्सेप्ट करते हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? हम सिर्फ गवर्नमेंट, हम अभी जो पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोच देना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप मोदी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको कहां से पैसा आता है, ठीक है, आप कहां खर्चा करते हो, आपको ये समझना है। तो ये आपकी सारी कैपिटल रिसिप्ट हो गई बेटा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां खर्चा करूं, तो इसके साथ कुछ बातें याद रखो। सबसे पहला, ये नॉन रिकरिंग है, एक बार हो गया तो हो गया, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब आप इस खर्चे को करोगे,
तो या तो आपकी एसेट बढ़ेगी, या तो आपकी एसेट बढ़ेगी, या तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। जब आप खर्चा करोगे तो या तो प्रॉपर्टी खरीद रहे होगे, तो या तो आपकी एसेट बढ़ेगी या तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लीगल है बेटा, बिल्कुल लीगल है। पहले बताओ, इतनी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? इतनी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? एग्जाम्पल लेते हैं ये खर्चे कैसे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं खर्चे। पहला, आ गया, पहला लोन टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसको नहीं लिखते, छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आपको एग्जाम्पल सारे क्लियर होने चाहिए और अच्छे से आने चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स। बहुत लंबी लंबी अलग अलग जगहों पर रोड्स बनाई जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम एक्टिविटी है, ये काम बार बार नहीं किया जाएगा। और इससे क्या होगी? एसेट्स इंक्रीज होगी देश में। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, परचेज ऑफ मशीनरी, बड़ी मशीन खरीदना, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, किसी तरह के लोन को रीपे कर देना फुल्ली, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं? क्या ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? फ्लाईओवर भाई, जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा होता है ना उस पे, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको इसका लगे तो यार नोटिंग कर दो, फोटो तो खींचना है खींच लो, ये तो पूरा इसकी ऐसे, ये फोटो खींच लो। ये कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एकदम परफेक्टली आपको आना चाहिए। वेरी गुड। तो आज ये हमारा टॉपिक था, आप इसको एकदम अच्छे से कर दो। बजट आपको बेटा अच्छे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। बजट आपको अच्छे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना सभी लोगों को? बजट बजट एकदम क्लैरिटी से क्लियर है? आ रहा है? आपको सर्कुलर फ्लो, मनी एंड बैंकिंग अच्छे से आ गया ना? बजट फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, सैटरडे को मेरे को बजट का एक तगड़ा टेस्ट चाहिए। आपने पिछला टेस्ट दिया था, आपको अभी कॉपी नहीं मिली है, ठीक है, उसकी कॉपी आपको मेरे को देनी है। इफेक्ट देखो ना क्या होगा, जब आप बिल्डिंग्स और रोड्स पे खर्चा करोगे तो आपकी एसेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज इन एसेट, आपकी एसेट बढ़ती है। भाई रोड्स देश की तो प्रॉपर्टी है ना, फ्लाईओवर बनाओगे इंक्रीज इन एसेट होगा, मशीन खरीदोगे इंक्रीज इन एसेट है, लोन पूरा रीपे करोगे तो डिक्रीज इन लायबिलिटी है। ठीक है, ये फंडा है, ध्यान होना चाहिए। टेस्ट अच्छा बनाया, ऐसा कोई वो नहीं है। मशीन खरीदने से एसेट बनती है ना बेटा हमारी, मशीन जैसे खरीदे तो हमारी एसेट बनती है। आप लोन रीपे कर रहे हो, लोन पूरा वापस कर दे रहे हो, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसमें ये इफेक्ट आते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसमें तकलीफ नहीं गई होगी। हाँ चेक हो गया, चेक हो गया। रिजल्ट आपको सैटरडे को दे दिया जाएगा, और सैटरडे को थोड़ा तगड़ा टेस्ट दे दो यार, बजट का दे दो और मनी बैंकिंग का 2 चैप्टर का दे दो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और ना सब लोग देना, ये हम लोग संडे को रखेंगे क्लास, यार आंसर प्रैक्टिस वाली संडे को रखने वाला हूँ। पढ़ो घर में ही तो है, आधे घंटे देने में क्या जाता है। संडे को मैं रखूंगा क्लासेस, दोनों एक साथ दो, क्या दिक्कत है? ठीक है अजीजा बेटा, हमको पूरा पढ़ना है, एक बार देख के देखो कितना कर पाते हो। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग। ये रिकॉर्डेड का ना बेटा, ईशान सर से ही बात किया, एमसीक्यू नहीं, पूरा अच्छा टेस्ट होगा, उसको बना के ग्रुप में भेजना, चेक करके दूंगा।
ये रिकॉर्डेड का ना थोड़ा सा वो कर देना यार, ईशान सर से बात किया करो, ये मेरे पास नहीं रहता है।